याती कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। महाराष्ट्र के स्वयंसेवी संस्था संगठनों का नेटवर्क महावन तथा वाणी इसके द्वारा एक पॉडकास्ट की सीरीज हम लोग कर रहे हैं जिससे महाराष्ट्र के सामाजिक संस्था का राष्ट्रीय स्तर पे जो योगदान है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज का पॉडकास्ट है फील्ड की सीनियर जिसे हम लोग बोलते हैं कि जिनके साथ इतिहास बोलता है, जिनके यहाँ कभी भी दरवाजा खटखटाओ दरवाजा खुला रहता है, नॉलेज का भंडार है। हमारे साथ है विनीताई बेदी। विनीताई नमस्कार। नमस्ते। साथ में है उनके एक दौर आगे हमारे साथ कार्य करने वाली सीमंतिनी खोत। इन दोनों का राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र से जो लगाव है और जो अभ्यास है वह सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महावन की सचिव करके यह मैं अपने लिए एक अवसर समझती हूँ। तो सीमंते नमस्कार। बस शुरुआत यही करते कि 60 साल से आप इस क्षेत्र को देख रहे हो। हाँ जी। तो महाराष्ट्र बाकी राज्यों की तुलना में कैसे अलग है और इसलिए यहाँ की संस्थाओं की शुरुआत, प्रेरणा, विचार, काम करने के तरीके किस तरह से अलग अलग शुरुआत में थे और कैसे कैसे बदलते गए। आप खास करके आप हम 50 साल का इतिहास कर रहे हैं तो 70s, 80s, 90s में किस तरह की संस्थाओं को आपने देखा और किस तरह के काम होते थे? मेरा जन्म पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के बाद मेरे फादर बोले इधर लैंडलॉक्ड है, उधर से हमेशा पाकिस्तान से खतरा है, तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, नहीं तो हमेशा कटकट रहेगा। तो इधर मेरे मामा रहते थे भंडारकर रोड के ऊपर, तो हम लोग रिफ्यूजी करके ट्रेन के छत के ऊपर बैठ के दिल्ली से 6 महीने रेफ्यूजी कैंप में रहे दिल्ली में। तो मेरी माँ को वो सहन नहीं हुआ। देखो, जिसको सोने से लदे हुए होते थे दूध के लिए, बच्चों के लिए हाथ आगे करना, वो इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। जैसे तैसे हम लोग यहाँ आए, पर मेरे फादर ने एक बहुत ठोस निर्णय लिया कि बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, पढ़ाना है। और मैं घर बनाए था, सब छोड़ आया हूँ, अभी मैं अपना घर नहीं बनाऊँगा। तो पूना में उन्होंने घर नहीं बनाया। तो मेरा बैकग्राउंड ये रहा है। और शुरुआत में मैंने जब यहाँ आई तो मास्टर्स डिग्री मैंने पूना यूनिवर्सिटी में किया और करियर मैंने अपना सरकारी नौकरी से शुरू किया। समाज कल्याण खाते का जो सेक्टर है, वॉलंटरी सेक्टर को देखता था, महिला और बच्चों के, वो मैं हेड करती थी, विमेंस एंड चिल्ड्रंस लाइसेंसिंग एक्ट। और उस दौरान मुझे पूरा महाराष्ट्र में छोटे स्तर के ऊपर जितनी संस्था है उनके साथ संपर्क मिला। 14 साल मैंने गवर्नमेंट में जॉब किया। फिर मैंने देखा कि अपने पास जो अविवाहित मदर्स आ रहे थे, जो यतीम बच्चे आ रहे थे, उसका कारण वो नहीं थे। किसी ने उनको यतीम बनाया है, किसी ने एक लड़की को माँ बनाया है, वो तो छूट गए, वो समाज में रह रहे। और अगर 50,000 बच्चों को हम संभाल रहे हैं तो शायद 5 लाख बच्चे बाहर बेघर घूम रहे हैं। वो एक दिन दिमाग में कीड़ा आया, रेजिग्नेशन दिया, डायरेक्टर साहब को दिया और निकल पड़ी। तो बोले कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? मैंने बोला सर वापस नहीं आऊँगी, जहाँ जाऊँगी रास्ता ढूंढ लूँगी, पर सरकारी नौकरी में वापस नहीं आऊँगी। कल मुझे मिसेस मुटाटकर कह रहे थे कि अगर 6 साल और कर लेते आपको पेंशन मिल जाता। मैंने बोला फिर मेरा 6 साल का अनुभव तो चला जाता ना। और वो जो मुझे अनुभव मिला है, छोटी छोटी संस्था, मराठवाड़ा, विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र, धुले, सब जगह घूम घूम के कि कितने छोटे दायरे के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। उनके पीछे बड़े लीडर्स थे उनको प्रमोट करने के लिए, मेंटर्स थे उनके नीचे,
लेकिन धरातल का काम तो कम्युनिटी वर्कर्स ही कर रहे थे। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया की नाही, इनको थोडासा क्षमता वाढीचा आपण कार्यक्रम द्यायला पाहिजे। तो वहाँ से वर्कर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। बॉम्बे में किया, पूना में किया, पालघर में किया। तो आज जो फाउंडेशन ये सेक्टर की है ना, ये कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और मुझे खुद अनुभव खुशकिस्मती से इला बहन भट्ट के साथ और सब लोगों के साथ काम करने का और घूमने का देश प्रदेश में संधि मिली। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। पर ये आप जो बोल रहे हैं कि विदर्भा भी जा रहे थे, मराठवाड़ा भी जा रहे थे, आपको कोई रीजनल डिस्पैरिटी ऐसी लगी कि कौन से इलाके में कौन से प्रश्न ज़्यादा है, क्या उसके कारण अलग अलग थे? ये देखिए नैसर्गिक भी है, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में थोड़ा एजुकेशन अच्छा है, एक्सपोजर भी अच्छा है, बॉम्बे आता है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस तो थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी में आ जाता है। अभी मराठवाड़ा देखेंगे तो उधर की तो दुष्काली भाग है, लोगों की खेती में खाने पुरता नहीं होता है, तो उधर से माइग्रेशन बहुत है। अभी भी आज के दिन में भी मेरे घर में शाम को एक मेड आती है काम करने के लिए, उसका परिवार पूरा उधर है। पतरे की खोली है, सरकार ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर के वो हाउसिंग के अंडर उसको वो मिला है, पर वो एक इधर आई है तो 10 फैमिलीज और इधर आ गए। तो पूना की ये परिस्थिति ये है कि पूना सबको समेट लेता है। कल्चरली बहुत रिच है, बहुत रिच है इधर। सामाजिक संगठनों का यह जो विभागवार जो कुछ बदलाव आप देखे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। सामाजिक संस्था आगे क्या था ना, लोग जो रिटायर हो जाते थे उनको थोड़ा नॉलेज भी होता था, थोड़ा टाइम भी होता था और पैसे नहीं मांगते थे, वो लोग जाके बच्चों को स्लम में फ्री एजुकेशन या स्वास्थ्य, ये 2 ही विषय थे। विमेन्स एम्पावरमेंट और ये सब ह्यूमन राइट्स ये सब बाद में आए, उसके ऊपर काम करते थे। फिर धीरे धीरे इस सेक्टर ने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि सेफ्टी आप भी जो काम कर रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, आप तो यंग प्रोफेशनल्स हो तो उनको लगा कि नहीं ज़रूर इसमें कुछ अच्छा होगा, इसलिए ये सब लोग जा रहे हैं। तो वो जब आने आए तो फिर उनकी तो रोटी रोज़ी का सवाल आया, और वो रोटी रोज़ी देगा कौन। तो वहाँ रोल आ गई कि इंडिया तभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता था और अंडर डेवलप्ड कहा जाता था, तो फॉरेन फंडिंग आना शुरू हो गया। जब फॉरेन फंडिंग आना शुरू हो गया तो मेरे को एक ऑक्सफैम कम्युनिटी एड अब्रॉड करके संस्था है ऑस्ट्रेलिया की, उनका ऑफ़र आया कि आप हमारा इंडिया का काम देखोगे क्या। उनका कोई ऑफिस नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। गुजरात में वो आश्रम स्कूल में फ़ैन लगा के दे देते थे, क्लासरूम बना देते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी इंटरनेशनल एड के ऊपर शुरू हुई और उनके साथ मैंने कंटिन्यूसली 29 इयर्स काम किया। लगता है 1982-83 से आप कर रहे हो काम? नहीं, उसके पहले किया 77। अच्छा, 77। यानी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, वो दौर कौन सा था? वो 63 से लेके 77 तक गवर्नमेंट जॉब था, फिर 77 से 2005 तक ये था। और अभी मैं बिल्कुल फ्रीलांस हूँ, जिसको ज़रूरत पड़ती है मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ट्रांसपोर्ट भेज दो, मैं आके करूँगी। पूना में करती हूँ, पूना के बाहर भी जाती हूँ, दिल्ली भी जाती हूँ। तो उस दौर के ऐसी कौन सी संस्था है कि आज तक उन्होंने किए हुए काम टिके हुए हैं और बाकी लोगों को दीप स्तंभ जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं? DST 84 में स्थापन की हमने पूना में, जो फंडिंग और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का एक लिंक रोल पूरा करते थे, क्योंकि हमको मालूम था कि काम अच्छा कर रहे हैं पर उन्हें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमज़ोर है, रिपोर्ट नहीं लिख पाते, इस कारण कई बार उनको फंडिंग नहीं मिलता। तो उनको फंडिंग मिलने के लिए हमने एक टेका देणारी संस्था अशी उभी केली होती। त्याचं निर्माण आम्ही 4-5 लोग होतो। कल भी उधर एस एच देशपांडे का मेंशन था, तो हम लोग प्रोफेसर मुटाटकर थे, SD कुलकर्णी थे, हम लोगों ने सब ने मिल के ओवरनाइट ये संस्था रजिस्टर करी और तुरंत FCRA ले लिया।
और अभी तक वो संस्था वो ही काम कर रही तो काफ़ी संस्थाओं को आपने आगे लाया है। होगा। हाँ, उनमें से अभी कौन- ये देखो ललित बाबर का है, लोक पंचायत है, ये सब जीएसटी जीविका से का था। ऊपर उठ के आए हैं, यू नो। तो आप एक दो तीन, अगर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक उदाहरण के तौर पर किन टाइप की संस्थाओं को हम बता सकते हैं कि इस तरह का काम करने से बाकी लोगों के लिए वो प्रेरणा दे सके। नहीं देखो, काम सीमा जो भी करेंगे वो लोगों को उपयोगी लगना चाहिए और अपन निकल जाने के बाद वो काम वहाँ सस्टेन होना चाहिए। ये दो मुद्दे याद रखेंगे ना तो काम चलता है और पैसे भी आते हैं। अभी अगर फॉरेन फंडिंग कम है तो सीएसआर के इतने पैसे आ रहे हैं, वो बेचारे दरवाजे खटकाते हैं, उनके उसमें पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहा है। नहीं, कुछ अच्छी संस्थाएं जो आप आज भी उनका नाम लेना चाहती है कि इनका काम समाज में काफी सराहनीय रहा है, ऐसी कुछ संस्थाओं का नाम आप कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में देखिए बैफ का काम बहुत बढ़िया है। किसका? बैफ का। बायफ, राइट? और आप क्यों अच्छा काम मानती बायो? एक तो वो टिके रहना, हाँ, और लोगों के साथ काम को, करना। हाँ, लोगों को, और उधर कुछ पॉलिटिकल प्रोसेसेस से इंगेज नहीं होते। बिल्कुल क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल है, प्रोफेशनली रन है और आज तक कभी उसमें गड़बड़ नहीं हुआ। और नेशनल लेवल पे आप देखोगे तो सेवा उसमें आ जाती है और एकता परिषद उसमें आ जाता है, जो मूवमेंट्स के स्वरूप में काम कर रहे हैं। उनको कभी कभी कोई पूछता नहीं, कभी किसी ने तंग नहीं करा। महाराष्ट्र की कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं या कौन सा ऐसा कार्य हुआ है जिसने नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है? हम इंस्टीट्यूशनलाइज की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे जहाँ तक याद है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पहले नहीं थी। ग्रामीण जैसी संस्थाओं को मैं याद करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी इसके लिए शिक्षा दी गांव के स्तर पर कि ब्रास कैसे नापना, पैसे रोजगार कैसे लिखवाना, पैसे कैसे मतलब जोड़ना हिसाब उसका, ये सब। और ईजीएस आज पूरे देश में MREGS करके चली गई। शुरुआत शायद महाराष्ट्र में हुई थी और उन्होंने जिन्होंने शुरू की थी, उन्होंने बहुत उसके ऊपर पहले चर्चा की थी कि सिर्फ एक गांव में पानी की समस्या लेके शुरू करें कि इसको महिलाओं को जोड़ें या ना जोड़ें, वो घर छोड़ के काम करने आएंगी कि नहीं। और वो भी नेशनल स्कीम हो गया है, वो तो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन। हाँ, करेक्ट, इस मेजर कंट्रीब्यूशन। करेक्ट। ऐसे वीसप आगे ने वो लिखा था पूरा। और कई संस्थाएं जैसे अपा साहब पवार की बारामती की संस्था हो या ग्रामायण हो या अफार्म हो, इन सारी संस्थाओं ने और भी कई होगी। ये जो एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र की एक परिस्थिति में ये सॉल्यूशन निकला, इसको अपस्केल हो गया और फिर इसका इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और ये सब दौर पहुंचा और सस्टेनेबल है और जरूरी भी है। और आज भी वो टिका हुआ है। अभी उसको और सुधरा जा सकता है, वो बात अलग है। वो तो बदलती परिस्थिति में तो हर चीज सुधरेगी। तो आपको इस तरह के और कम से कम 2-3 उदाहरण तो आप दे सकती है, इस आशा से हम आपको पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन, कि ज़्यादा काम नहीं पर पैराडिम शिफ्ट जिससे हो गया, ऐसे काम कौन अभी हमने देखे 2 कॉरपोरेट्स के साथ पार्टनरशिप में डीएसटी ने 20-22 साल काम किया। फोर्थ मार्शल थे, पैसे वो पुरोते थे, उनका प्रोजेक्ट एरिया था। हम लोग जाके औरतों के बचत गट बनाते थे और उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे। और उसका तो जो वो सोशल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स आता है, उसकी स्टडी मेरी बेटी जो टेक्निकल पर्सन है आईटी की, उसने किया था। तो ऐसा उदाहरण तो है नहीं कोई। कॉरपोरेट्स के साथ काम करके अगर आप 10 रुपये डाल रहे हो और उसका 100 रुपया रिटर्न हो रहा है, ऐसा उदाहरण है नहीं। और महाराष्ट्र में ना ये मेरा तेरा नहीं है, सब एक है। पैसे देने वाले, काम करने वाले, टेक्नीशियन, सब एक टीम करके काम करते। एक आवाज़ चाहिए कि ये करना है हमको, तो अपने आप फ्लोट। CYDA का देखो आप, वो केरला वाले हैं, इतना काम कर रहे हैं, वो इतना काम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी दूसरा एड, चैरिटी एड करके डेवलप किया है, जहाँ पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें ले जाते हैं, उसको फिर आप ग्रेड करके बेचते हैं सब।
अब ये एसएचजी के बारे में क्या कहेंगे कि जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकिंग के साथ जोड़ा गया, आज नेशनल बजट्स में इसका जिक्र होता है कि एसएचजी के लिए क्या प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र का ये एसएचजी मूवमेंट आगे ले जाने में क्या रोल है और कुछ रोल मॉडल्स आप अगर बता नहीं, सकें। वो आई थिंक इनिशिएट तो इधर से ही हुआ था, तो वो सस्टेनेबल मूवमेंट होगा। तो महाराष्ट्र ने एसएचजी में ऐसा क्या कर दिखाया जो शायद कम राज्यों में इतना नहीं हो पाया है? नहीं, एक तो एक्सपेंशन है और दूसरा ऐसा कि मॉडल को समय समय पर सुधारते गए। और उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा इधर का महाराष्ट्र का। 3 कार्यकर्ता होते हैं, वो रजिस्टर में मिनट्स लिखेंगे, फिर सब अटेंडेंस होगा। सेक्टर की जानी मानी हस्ती और हिस्ट्री बताने वाली हमारी ज्येष्ठ पीढ़ी करके देखते हैं। क्या आप कुछ कार्यकर्ताओं का नाम बताना चाहेंगी कि इन्होंने सही में महाराष्ट्र का योगदान राष्ट्रीय तौर पे देने देखो के लिए? चैतन्य वाले हैं, चैतन्य उन्होंने वाले। हमारे से थोड़े से पैसे लेके एफसीआरए के बगैर काम शुरू किया था, और आज देखो चैतन्य का काम पूरा खेड़ के आगे भी है। सातारा में आदिनाथ उमले हैं, बाळा साहेब कोळेकर हैं, हाँ, चेतना सब। और सिन्हा। उधर मराठवाड़ा में अशोक थे। सबके साथ ऐसा है ना कि जिसमें इच्छा दिखती थी कि ये काम करना चाहते हैं, रिस्क लेके हम पैसे दे देते थे। विदर्भ में कोई था? विदर्भ में शायद नहीं। नॉर्थ महाराष्ट्र? वैसे ही आरोग्य का क्षेत्र है, आपने अभी एसएचजी और इसकी बात कही, दुष्काल के ऊपर काम करने के लिए ईजीएस, तो इस तरह से पानी में हो, आरोग्य में हो, शिक्षा में हो, हम इसलिए आपसे नाम ले रहे हैं कि हम उनका केस स्टडी लिख सके। पानी वाले तो हैं अभी इधर, साळुंके के वाइफ कल्पना ताई। हाँ, वो है, वो आपको बता देंगे। आरोग्य में डॉक्टर अरोले के जो शोभा है। हाँ, वो आपने पैरामीटर्स बताए कि क्या लोगों के साथ काम है, क्या वो सस्टेन्ड है, सस्टेनेबल है, और क्या वो अपस्केल हो रहा है, क्या परिस्थिति के अनुसार उसमें अडेप्टेशन और लोगों को मदद कर रहा है क्या। हाँ, मदद, परिस्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है। इन निकषों पे हम अगर कुछ केस स्टडी लिख पाए कि ये इस तरह से काम हुआ है। कल की तो एक केस स्टडी थी जो हम लोगों ने देखी, बाळ कोळेकर की, वो काफ़ी अपीलिंग थी। उनका बहुत अच्छा मैसेज था कल। वो बोले कि हमने नया कुछ नहीं दिया है, लोग जो कर रहे हो, अगर आप फिशिंग कर रहे हो चलो हम फिशिंग में मदद करते हैं। आज ना ससिंक्ट लिखने की काफ़ी ज़रूरत है, लोग लंबा पढ़ते नहीं है। मेरी थी, आपने जब पुराने दौर पे काम शुरू किया और आज आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या, नेक्स्ट क्या, 3 उसके बाद 3 जनरेशन आगे वो काम कर रही है, आप बदलाव देख रही हैं? बदलाव तो ज़रूर देख रहे हैं। किस तरीके का? वो काम अभी जो मैं बोलती हूँ वो फटाफट लिख लेते हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। लिखती तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ, पर मैं हैंड से लिखती हूँ, मेरे को तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। तो सेक्टर का तंत्रज्ञान की तरफ चला गया। वैसे ही आप लोगों ने जो नॉलेज दिया वो टेक्नोलॉजी में परावर्तित हुआ, उससे सेक्टर का क्या फायदा हुआ? सेक्टर का रेपुटेशन बढ़ा ना, कि ये भी अपने जैसे, नहीं तो आगे वो लोग बोलते थे अरे इनका क्या सुनना, ये तो झोला लेके घूमते गली गली में। नेशनल लेवल पे उसका हाँ, बाकी राज्य महाराष्ट्र के ये सेक्टर के तरफ कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव ही देखते हैं आज भी वो बोलते हैं कि उधर आपको जो सहूलतें मिलती हैं, सपोर्ट मिलता है। कभी मैं नॉर्थ जाती हूँ तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह पूछते हैं कि अरे तू तो रिटायर हो गई बोल रही है ना, फिर भी अभी काम कर रही है, मीटिंग में जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। मैंने बोला हाँ, उधर चलता है। और खास करके महिलाओं का इस क्षेत्र में जो उनका जो प्रेजेंस है, उतना प्रेजेंस शायद दूसरे स्टेट में इतना मुमकिन नहीं साउथ में है। मेरा प्रश्न ऐसा है कि सोशल सेक्टर की आप लोग मुख्तियार हैं। महाराष्ट्र का सोशल सेक्टर बोले तो आपका मिनी बेदी जी का नाम लिया जाता है, सीमा ताई का नाम लिया जाता है, शुभदा देशमुख जी का नाम लिया जाता है। तो ये जो चेहरा है सोशल सेक्टर का, वुमेन्स को आगे लेते जाते हुए, तो वो
महाराष्ट्र के बाहर गया है कोई चेहरा महाराष्ट्र के हाँ, सोशल बहुत। लीडर्स में महिलाओं का चेहरा? हाँ, मैं खुद कितना बार गई हूँ महाराष्ट्र को तो वो represent अप्रिशिएट हुआ है बिल्कुल। महाराष्ट्र के बाहर? हाँ, मैं तो इंटरनेशनल CSW की मीटिंग्स में भी, इसीलिए मैं बोली कि बाहर कभी उसको न और सराहा मेरे गया को है। उसको उसके लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है मैं वही फॉर कहना चाहती सर्विसेज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट हूँ। अच्छा फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स कॉज। श्रीमती, ये बात हम लोगों ने एक बार बोलनी चाहिए। प्रोफेशनल सोशल वर्कर करके महाराष्ट्र के कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगी, पर बहुत बार महाराष्ट्र का चेहरा सोशल सेक्टर में महिलाओं का रहा है। क्या आपको ये याद है? ये देखो, महाराष्ट्र में कॉलेजेस ऑफ सोशल वर्क भी इतने हैं। टाटा इंस्टीट्यूट है, कर्वे इंस्टीट्यूट है, नागपुर तक है। तो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग वो भी बाहर पढ़ रहे हैं। और क्या होता था तब हमारे टाइम में, अभी धीरे धीरे महिलाओं की संख्या और बढ़ रही है, बट हमारे टाइम में भी men would more very often opt for engineering and other degrees. And the brighter women would want to do something which is more applied. So instead of doing just a BA or a BCom, many girls opted for Law and MSW. medicine. So in Tata Institute, even in our times, girls used to be 50%, which was not the case in other professional courses. And even many of our teachers, whether it is Suma Chitnis or Chaya Datar or all of these, were very strong women. सो महाराष्ट्र में तो हिस्टोरिकली चाहे आप अहिल्या देवी होलकर से लेकर के बहुत सारे रोल मॉडल रहे। शायद महाराष्ट्र के बाहर वो इतने नहीं है। नहीं। एजुकेशन भी इतना पहले शुरू हो गया। नहीं, नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे फादर की ग्रैंड मदर भी लिख सकती थी, तो मैं तो 5वीं पीढ़ी हूँ लिखने वाली। कई राज्यों में आज भी 3री पीढ़ी लिखने वाली है। हमारा 100 साल 50 साल तो कम से कम महाराष्ट्र में एजुकेशन आगे गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब अपन लास्ट मुद्दे पे आते हैं कि इसका भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि काफ़ी रिप्रेसिव वातावरण है। इसके बावजूद ये भी दिखता है कि महाराष्ट्र कई इंडिकेटर पे राज्य की औसत से आगे था, चाहे वो लिटरेसी में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो। अब वो घटता हुआ चित्र दिख रहा है। कई दूसरे राज्य आगे इन इंडिकेटर्स पे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सेक्टर तो देखिए रिलेटिव प्रोसेसेस है। आई डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू दैट। आगे पीछे तो होगा, पर जिस स्टेट में नीलम गोरे जैसे लोग काम कर रहे हैं, जिसने अभी तक अपने आप को हिलने नहीं दिया, शिवसेना ज्वाइन की, पॉलिटिक्स को घर में आने नहीं दिया, और अभी भी जितना अभ्यास वो लेडी करती है और जितना उनका लिखान है, धन्य है। मतलब एक कलेक्टिविज्म है जो स्ट्रेंथ है इधर की। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो आगे चल कर के आज हमने एक नए दौर के लोगों के साथ भी डिस्कस किया जो बिल्कुल सोशल वर्क को स्टार्टअप जैसा देखते हैं, एक एंटरप्रेन्योरियल भी देखते हैं, या सही में वॉलंटरिज्म कि वो पढ़े लिखे हैं तो हम 2 घंटे समाज के लिए काम करेंगे, और डेडिकेटेडली 16-16 साल लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से भी नया एक क्या कहना चाहिए, नया दौर आया है। नए तरीके से भी कुछ नए लोग काम कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है। मैं यहाँ बैठ के अगर मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ गांव के बच्चों को, तो पीपल फाइंड इट ऑल्सो वेरी ईजी टू डू इट। सो इन ईयर्स टू कम महाराष्ट्र के NGO का आपका संदेश क्या है? एक तो मेरा तो संदेश रहेगा कि पर्सनली जाके काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो फेस टू फेस इम्पैक्ट होता है वो टेक्नोलॉजी या वीडियो कॉल से नहीं होगा। ये पक्का मेरा खुद का मानना है। आई कुड बी, तो फील आता है, वो एक रिलेशनशिप बनती है। पर्सनल टच की बात कर रहे हैं आप। यह आप सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं, जो हमारा सेक्टर सोसाइटी को दे रहे हैं। आप अपने सेक्टर के लिए क्या कहना चाहेगी? जैसे हमारी नई जनरेशन है, पैशन रखो, अंदर से आग बुझने मत दो। अभी नहीं है पर इतनी है नहीं ना। नहीं, पर ये जो कार्यकर्ता वृत्ति है जो अंदर से आती है, जिसको प्रोफेशनलिज्म का तड़का लगा है, एजुकेशन लगा के, तो एक परिपूर्ण केक तैयार है। उसका आइसिंग कैसे हो? आइसिंग तो उन्होंने करना चाहिए ना खुद। क्या आप वो करने के लिए कुछ टिप्स देंगे? अपने काम को और थोड़ा सा शाइन दो, थोड़ा एफर्ट बनाओ, कि कैसे इसको हम बेटर डिलीवर कर सकते हैं। लोक संपर्क चालू रखो। अच्छा। और इंटर रिलेशनशिप भी रखो, वर्कर्स का भी रिलेशनशिप चालू रखो। बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छा। लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस। एक छोटा सा बात रह गया जो
अपने पॉडकास्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इतिहास चाहिए था मनीते आपसे कि संस्था सेवावृत्ति से महाराष्ट्र में उगम हुआ, बाद में थोड़ा सा हेल्प जैसे DST के द्वारा हेल्प मिलता रहा, जिसे फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, तो इनसे संस्थाओं का कार्य और अच्छा निखरा। यह प्रवास कैसे रहा? ये तो ऐसा ना देखिए, अगर फंडिंग टाइम पे मिल जाता है ना तो इंसान को थोड़ा सा ईज महसूस होता है। ऐसा लार्ज फंडिंग नहीं मैं कह रही, हल्का फुल्का फंडिंग है, जहाँ 2-4 कार्यकर्ते का सर्वाइवल हो, एक मीटिंग लेनी है तो एक टेंट लेना है, रूम किराए पे लेना है, उतना तो फंडिंग मिलना चाहिए ना। अब वो CSR से मिले, चाहे वो वो कैसा आया महाराष्ट्र में? शुरुआत कैसी हुई, कुछ आप याद कर पाएंगे? ये तो मुझे लगता है ना, तिलक गोखले के इधर जो संस्था थे ना, वो उन लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू की। सब प्रक्रिया तो की, हाँ। पर फंड्स उसमें कैसे आए? लोगों ने दिए पैसे। लोक सहभाग हुआ। नहीं, लोगों ने पैसे भी दिए। हाँ, इसको लोक सहभाग निधि बोला जाता है ना। लोग का मुझे लगा नहीं, इंडिविजुअल डोनेशन की शायद बात कर रहे हैं। हाँ, पर मैं इंस्टीट्यूशनल डोनेशन नहीं, फंडिंग का बात करूंगी। तो वो कुछ याद आ रहा है कि कब शुरू हुआ महाराष्ट्र में कि आप प्रोजेक्ट करो, हम हैं आपके साथ? देखिए, उन्होंने भी देखा कि यहाँ काम करने वाले लोग अच्छे हैं। किसने देखा ये फॉरेन वाले आते थे ना सब घूमने, उनकी सबकी एक मिशन स्टेटमेंट होती थी कि हमारी मिशन क्या है। वो क्या है ना, जो एम्बेसीज है ना, एम्बेसीज को अटैच होते थे। तो महाराष्ट्र में फर्स्ट फंडिंग का दौर FCRA से शुरू हुआ? नहीं, FCRA FCRA से से बहुत था। पहले, बहुत पहले। इंडिविजुअल फंडिंग के बीच में कौन था? लोकली कुछ फंडिंग होता था? जैसे मुझे 78 से याद है फॉरेन फंडिंग आ ही रहा था। फॉरेन फंडिंग आ रहा था। इसका एक कारण ऐसा भी है, जैसे जो इंडिविजुअल लोगों को मैं जानती हूँ, जैसे मेरे इसमें एलिस, वो अहमदनगर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स मिशनरीज थे कई सालों पहले, और फिर उसने यहाँ से फिर वो चले गए, वो 1800 में आए थे अहमदनगर में, और फिर उन्होंने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जो सुना था महाराष्ट्र की कंडीशन के बारे में, जैसे ही वो लोग वहाँ इंडिया से छोड़ करके वहाँ गए, वहाँ से पैसे भेजने उन्होंने शुरू कर दिए। मिशनरी फंडिंग वाज अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट फंडिंग। और मिशनरी लोगों ने काफ़ी एजुकेशन पे, जो स्कूलों तो देख ही रहे हो इतने सारे, उनके जो जिसको बोलते हैं ना, अहमदनगर मिशन हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल, उनके अपोस्टल्स जो होते हैं, उनके जो एक अपोस्टल को एक काम दिया था कि नहीं, क्राइस्ट ने जाते हुए बताया ना कि तुम एजुकेशन का काम करोगे, तुम हेल्थ का काम करोगे। वो सब लोग अलग अलग मिशनरी में, डायसीसन भी काम था, डायस यानी वो एक क्षेत्र का काम, मेरा चर्च इस एरिया का, और कुछ कुछ लोगों ने मिशन लिए थे। जैसे पूना में भी होली क्रॉस कॉन्वेंट है, या पंचाउत मिशन, पंचाउत मिशन है। कई मेरे जो शुरुआत में देखा ना, वो पंचाउत फिलोमिना याद है आपको? सिस्टर फिलो थी। हाँ, ऐसे कई लोग थे कि जो मिशनरीज थे, पर उन्होंने सेल्फलेसली काम किया था। इधर सेंट क्रिस्पस है, पंचाउत है, करेक्ट, बहुत सारे। एक बात निकली ही है तो क्या जब सामाजिक क्षेत्र, मैं स्वातंत्र के बाद वाली बात कहूंगी, 50 के बाद 60 के दौर में अलग अलग पंथ का है, क्रिश्चियन समुदाय का है, हिंदू समुदाय का है, पंजाब गुरुद्वारा से काम हुआ, जैन धर्म ने एक किया, भिक्षु समाज ने एक सेवा का ये किया। तो सामाजिक तरीके से हुआ, धार्मिक तरीके से हुआ, वैचारिक तरीके से हुआ, और इस तरीके के कुछ प्रवाह आप याद कर पाएंगे? इसी में आप कुछ वैचारिक प्रवाह बता पाएंगे? वैचारिक तो काफ़ी है, मतलब मुझे ऐसे लगता है एक बड़ा प्रवाह ऐसा हो गया कि टेक्सटाइल मिल्स तो मुंबई में ज़्यादा थी, और हैंडलूम से जैसे ही पावरलूम हो गया, एक बहुत बड़ा तबका मिल वर्कर्स का ये स्ट्राइक में जाकर के उनके हकों के लिए बोलने लगा। दत्ता सामंत जैसे लीडर थे, ये सारे जो लेबर लीडर्स थे, जो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, मतलब बहुत सारे डांगे थे, मृणाल गोरे थे, ये सभी लोग अगर देखेंगे
तो एम्प्लॉयमेंट के हक के लिए काम करने लगे मेरे सामने, क्योंकि तब हम कॉलेज में थे, 80s में ये सारे स्ट्राइक वगैरह होने लगे थे। और मुझे लगता है कि उसका प्रवाह हक के लिए लड़ाई करना, कि कल तक हमें नौकरी थी, अब टेक्नोलॉजी बदलती है और हमारा हक चला जाता है। उसी तरह से जो इनाम ज़मीनें दी थी, जैसे जैसे ज़मीन का क्रंच होने लगा, लोक संख्या बढ़ने लगी, ज़मीन कम होते लगी, वैसे ज़मीन के हक का अधिकार, जो वतन ज़मीन मिली थी ऐसे लोगों को कि जिनकी खुद की खानदानी ज़मीन नहीं थी, तो निजाम ने दी हुई ज़मीनें उनको जीने के लिए दी हुई थी, पर वो उनके कब्जे में रहने नहीं लगी। जो लोग प्रस्थापित थे वो उस ज़मीन को लाटने लगे। जिसके पास पहले ही 50 एकड़ है वो अपनी मिल बांध रहा था पब्लिक स्पेसेस में। तो ये पब्लिक स्पेसेस में ये किसकी है, गायरान किसका है, ज़मीन किसकी है, इसके बारे में जो होने लगा, मुझे लगता है कि ये भी हकों की लड़ाई है, कि सबको जीने का अधिकार है, जिसको हक का आंदोलन ही बोलते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है और इसके ऊपर वतन लैंड्स के ऊपर सांगली और ये एरिया में बहुत काम हुआ। और एक और बहुत बड़ा मुझे याद है, जिनके इनके तरफ से ही मैं गई थी, इसलिए मधुकर देवल थे, पन्नालाल सुराणा थे, हमारा ग्रामायण का विट्ठल सहकारी शेती संस्था था, कि डीवी गोखले जैसे कॉमरेड, हिंदू महासभा के श्रीगम आसगांवकर, हमारे सोशलिस्ट वीडी देशपांडे, ये सब ने एक करके किया। सामाजिक कृतज्ञता निधि भी ऐसा ही था, आपके पहले भी वो सामाजिक कृतज्ञता निधि शुरू हुआ था जस्ट इनका, और ये सब पूना के 2-4 बहुत बड़े ऐसे लोग थे। TDH ने बहुत काम किया था, टेरेस होम्स ने। तो एनीवे, विचार प्रवाह की अगर जहाँ तक बात हो, तो हकों की लड़ाई के साथ रचनात्मक काम ये दोनों लोग करते रहे। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन वाले रचनात्मक काम में नहीं जाते और रचनात्मक काम वाले हक के लिए झगड़ते नहीं है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये बड़ा फ़र्क था, इसीलिए महिलाओं के साथ भी हो गया। एक तरह हिंसाचार के लिए या इसके लिए, जैसे नीलम गोरे से लेकर के लोग तब काम कर रहे थे कि अल्कोहलिज्म से आपके हस्बैंड पिटाई कर रहे हो तो ये मटकी पे ये लगा के सब महिलाओं को इकट्ठा करो और आपकी इकट्ठा पावर दिखाओ। ये केवल नहीं करके रुके, वो उन महिलाओं को ऑर्गेनाइज भी किया, उनके छोटे बिजनेस कैसे मिले, उनके खेती पे नाम कैसे आ जाए, इसके लिए भी काम करने वाले लोग थे। ये कॉम्बिनेशन मैंने, क्योंकि इनके जैसा मुझे ही प्रिया के ही कारण बाकी राज्यों में जाने का मौका मिला। मुझे तो पहले दूसरे जॉब में ही मैं पूरे देश भर में 7-8-9 राज्यों में तो मेरा बिल्कुल मतलब 10-10 साल 15-15 बायफ के कारण भी हो, राजस्थान में हो, यूपी हो, तो वहाँ यही दिखता है कि जो डेवलपमेंट वर्कर है वो केवल एड के लिए काम नहीं करता, उसकी खुद के अंदर से एक मिशन होती है और मैंने कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में उसकी कोई सोच होती है, उस सोच के लेकर ही वो काम करता है। और एक साथ परिस्थिति बदलने के लिए वो एक एडवोकेसी भी करता है और हक की लड़ाई जारी रखता है, तब तक जो प्रश्न है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का भी काम करता है। ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जितना हुआ है, नहीं तो कई जगह में ऐसा है कि आदिवासियों की लड़ाई चल रही है, रोज स्ट्राइक में जा रहे हैं, पर रोज खाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ जैसे हमने कल सुना कि आप फिशिंग करते हो, चलो तालाब में फिशिंग के राइट्स हम मांगते हैं और वो बाकायदा ले लेते हैं। ग्राम पंचायत का भी ऐसा ही था कि अपने गांव में हम ही सरकार, मोहन हीराबाई हीरालाल का जो काम है, उसके बाद मतलब मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से जो 72 और 73rd अमेंडमेंट आई वो ऐसी नहीं आई है, उसके 10 साल पहले कई लोग ग्राम पंचायत को सक्षम बनाने के लिए, आप आपका बजट बनाओ, आपके प्रश्नों में आप सोचो, आप सॉल्यूशन ढूंढो, आप ग्राम सभा करते जाओ। मैं ये सब जो था उसका परिणाम ही मुझे लगता है, और ये मुझे लगता है महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ, बाकी राज्यों में भी हुआ है, पर ये पॉलिसी चेंज लाने में काम हो गया। तो मुझे लगता है एक EGS है, एक SHG का है, एक जमीन हक का आंदोलन का है, एक लैंड डिजिटाइजेशन का है। ये अभी जो मैंने कहा, अरे इधर उदाहरण देखो, आप वरुण शिवकर का काम देखो, अबंडेंस और ये सब बॉम्बे के वो लेबर से छूट के आए थे, वो कम्युनिस्ट लीडर थे, उनका पर लिखान आप देखो, वो स्टोरीज लिखते हैं वर्कर्स के स्ट्रगल के, अभी भी उनके सेंटर के ऊपर आप जाके देखो। और इनमें से कई लोग ये लेखक भी बने। मिलिंद वकील तो हमारे सामने ही, मतलब इनके साथ ही काम करते थे, हमारे सामने उदाहरण है ये। कई लोगों ने साहित्य के द्वारा, सिनेमा, सुमित्रा भावे जैसी लेडी है कि जो इन इश्यूज़ के ऊपर फिल्म भी करने लगे। तो हमारा साहित्य भी जो है, हमारा जो कर्मणु के हैंड इन हैंड गया है। तो न्यूज़पेपर भी लिखने वाले, हमारा यहाँ का जो साधना मासिक
जो चलता था वो कई मतलब मुझे पता नहीं मानुस जैसा अंग भी चलता था, तो अलग अलग विचारधारा के लोग मिळून साऱ्या जणी कई ऐसे पहले उसके स्त्री था स्त्री किर्लोस्कर आणि किस्त्री म्हणायचे. बहुत सुंदर चर्चा, एक पुराने दौर का एक सैर हम करके आए हैं. मिनीताई, सीमाताई, आपके साथ आज का संवाद बहुत आनंददायी रहा, बहुत सिखाने वाला रहा. मुझे गारंटी है कि सेक्टर को बहुत सीखने को मिलेगा. आपने जो पथ निर्माण किया है उसके द्वारा हम आगे चलना चाहते हैं. धन्यवाद.